हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योर क्लासेस पे। मेरा नाम है पीयूष और आज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सवालों को फिर से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप कि बहुत जल्दी ही ये क्वारंटाइन जो है ये ख़त्म हो जाए और हम फिर से वापस अपनी क्लास में जैसे लाइव इंटरेक्ट करते हैं वैसे ही बहुत जल्दी आपसे मिल पाएँ। और वो टाइम भी बहुत करीब आ चुका है, यानी कि बस 10-12 दिन की बात और है। तो तब तक आप इस तरह से ही क्लास को अटेंड करते रहिए प्रॉपरली और चीज़ों को समझते रहिए, ताकि जो बीच में गैप आ गया है इसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, है ना। इस क्वारंटाइन में हमने बेस्ट ट्राई किया है कि आपको चीज़ें सारी अवेलेबल मिलें, आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी हो पाएँ वो सारे कराए जाएं। भले हम लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी एक अच्छा अटेम्प्ट रहता है कि आपको चीज़ें बेस्ट मिल पाएँ। और ऐसा ही एक अटेम्प्ट हमने इस तरह से भी किया है, आपको डिजी बुक्स पे एक अच्छा सा डिस्काउंट प्रोवाइड करके। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हो और ज़्यादा अच्छा एक उस पर पॉलिश कोटिंग चढ़ाना चाहते हो परफेक्शन की, तो आप इस डिजी बुक्स को, जो बहुत ही कम रेट की आती है, कुछ 100 रुपीज़ में ही डिजी बुक्स आती हैं, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपका सेव हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उस एप्लीकेशन में एक एग्ज़ाम 10 का कोड आपको एंटर करना है, EXAMN10। इसको आप एंटर करोगे तो आपको फटाक से वहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, उसमें सारे वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोई भी दिक्कत आपको आएगी आप मुझे उसके क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इस बात के साथ में आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और कामना करते हैं कि लॉकडाउन आगे और ना बढ़े और हम बहुत जल्दी आपस में मिल पाएँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 593 से। कहता है मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन में अंडरलाइन पोर्शन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, ये कह रहा है मोटर कार्स जो होती हैं ये लोगों को ले जाती हैं इधर से इधर, ठीक है। लेकिन जब हम कह रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर यहाँ पे अनदर के बाद में प्लेस नहीं लगा है तो इसका मतलब है एक जगह से दूसरी पे ले जाती हैं। दूसरी क्या चीज़? वो पहाड़ हो सकता है, वो पानी हो सकता है, वो समुद्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दूसरा। तो दूसरी जगह पे ले जाती हैं, ये बात कहने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था? टू अनदर प्लेस, है ना। लेकिन यहाँ से बेटा प्लेस मिसिंग था। आप देखो यहाँ पे सिर्फ अनदर लिखा हुआ है, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे मुझे प्लेस जैसा भी कुछ चाहिए होगा ताकि ये सेंटेंस सही बन पाए। तो देखते हैं ऑप्शंस में से कोई अगर सही लग रहा होता है तो फिर उसको चूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, जगह जगह हमें ले जाती हैं, बढ़िया बात है, मोटर कार से हमें जगह जगह ले जाती हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है अबाउट द प्लेस, क्या जगह के बारे में ले जाती हैं? कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है 3 फॉर ट्रैवल, फॉर ट्रैवल हो ही नहीं सकता। मोटर कार्स कैरी पीपल फॉर ट्रैवल, नहीं, ये बेटा फॉर ट्रैवलिंग होता है पहली बात। तो फॉर के बाद में जैसे ही कोई वर्ब आएगा हमेशा वो आईएनजी में रहेगा, तो पहली बात तो ये गलत हो गया। दूसरी बात, मोटर कार्स कैरी पीपल फॉर ट्रैवलिंग नहीं, पीपल कैरी मोटर कार्स फॉर ट्रैवलिंग होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा सेंटेंस अगर आप फॉर ट्रैवलिंग लिखते तो भी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा एकदम सही आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस में क्या गलती है। और बेटा जितने भी लोग आंसर करते जा रहे हैं मैं उन सबके आंसर्स देखता जा रहा हूँ। योर क्लासेस की आईडी से जो भी रिवर्ट आ रहा है, योर क्लासेस वाली आईडी से जो भी रिवर्ट आ रहा है कमेंट्स में, वो सारे कमेंट्स आपको मैं कर रहा हूँ। सो आप उन कमेंट्स को ज़रूर मॉनिटर करें। आपके जो भी सवाल हैं वो योर क्लासेस की आईडी से मैं आपको रिवर्ट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए 594 देखते हैं। कह रहा है द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रेज्ड बाय एन आर्टिकल ही हैड रेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रेज्ड, रेज्ड का मतलब बेटा क्या होता है? देखो रेज राइज दो वर्ड होते हैं, एक तो राइज होता है, राइज का मतलब होता है उठ जाना या चढ़ जाना, है ना। जैसे सूरज क्या होता है? राइज करता है, यानी कि निकल जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। रेज्ड का मतलब होता है उठा देना, जैसे फ्लैग होता है, फ्लैग हम रेज कर देते हैं, ऊपर की तरफ झंडा उठता है ना बेटा,
तो फ्लैग रेज कर देते हैं। फ्लैग राइज नहीं करता है, धीरे धीरे करके बढ़ता नहीं है, फ्लैग को हम उठा के खड़ा कर देते हैं, एकदम राइज हो जाता है। ठीक, अभी स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो होगा ना बेटा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमको बढ़ने की बात करनी है, उठने की नहीं। बढ़ने की बात जब होती है तो रेज्ड या राइज नहीं यूज़ हो पाता है ना। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या रहा है। क्विकेंड, क्विकेंड का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी हो जाना, कोई भी चीज़ क्विकली हो जाना, है ना। इंक्रीज्ड का मतलब होता है बढ़ोतरी हो जाना, मतलब बढ़ा पहले से ही हुआ था वो और बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है कहीं पे कि वो बढ़ा हुआ था पहले से ही। मल्टीप्लाइड का मतलब क्या होता है, देखो मल्टीप्लाइड का मतलब होता है जितना भी था उससे ज़्यादा बढ़ जाना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमको बढ़े हुए चीज़ को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, इसलिए इंक्रीज यहाँ पे गलत हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाइड का मतलब है जो भी है उसमें और बढ़ोतरी हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सबसे सही बैठ रहा है, जो सबसे सूटेबल बैठ रहा है वो है मल्टीप्लाइड। मैंने क्विकेंड का भी बता दिया आपको, इंक्रीज का भी बता दिया, रेज का भी बता दिया है। ये अलग अलग सेंस में बेटा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सही जो है वो होगा मल्टीप्लाइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 595। कह रहा है दिस टेलीफोन नंबर इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। ठीक है, दिस टेलीफोन नंबर इज़ नॉट एग्जिस्टिंग जो है यहाँ पे, इसमें कहने का इनके मतलब है कि जो टेलीफोन नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो इस बात के लिए अगर आप इज़ नॉट एग्जिस्टिंग लगाएंगे, इसका मतलब है ये जस्ट अभी की बात कर रहा है, सिर्फ उस मोमेंट की बात कर रहा है जिस मोमेंट पे आपने कॉल किया है, या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कुछ क्षण के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो टेलीफोन नंबर है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि एक ये जनरल बात बता रहा है। ठीक है, यानी कि उस टेलीफोन की जो एक हैबिट बन चुकी है वो ना एग्जिस्ट करने वाली बन चुकी है। और आपको पता है हैबिट जब भी बात होती है हम क्या लगाते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आपसे बता चुका हूँ कई बार। तो यहाँ पे हैबिट जैसा ही बात हो रहा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए फर्स्ट कह रहा है हैज़ नॉट एग्जिस्टेड, ये तो गलत हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें नहीं लगी है। सेकंड कह रहा है हैज़ नॉट बीन एग्जिस्टिंग, ये भी गलत हो गया बेटा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है। थर्ड कह रहा है डज़ नॉट एग्जिस्ट, यही ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि डज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एग्जिस्ट भी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब लग जाता है डू डज डिड में से कुछ भी, डिड हो जाता पास्ट में, तो प्रेजेंट के लिए यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे डज के साथ में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा दिस टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी लर्नर्स आंसर देते जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं उनको कंटिन्यूसली रिवर्ट भी करता जा रहा हूँ। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को और आंसर नहीं कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ आंसर करिए ताकि आपकी डेवलपमेंट्स भी हो पाएँ। 596 देखते हैं। वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क वाई यू आर लीविंग। देखिए फटाक से इसको आंसर करने का ट्राई करिए। कह रहा है वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क वाई यू आर लीविंग। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने बात किया था जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है हम हमेशा उसका सीरीज़ क्या रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड होता है सबसे पहले। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना होता है सबसे पहले हम क्वेश्चन वाला वर्ड लगाते हैं, जैसे हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा, उसके बाद हम लगाते हैं एक हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जैसा भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क वाई यू आर लीविंग, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है, वाई, उसके बाद यू लिखा है, फिर लिखा है आर, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस की फ्रेमिंग है इसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क गलत हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, मतलब या तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ होगा या तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऑलरेडी इसने वुड लगाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट पूछ ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले वाले पार्ट में। अब देखो यहाँ पे वुड लगा है यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगा है, ठीक है। इट लगा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगी है, या वुड इट बी इम्पर्टिनेंट लगा है। इम्पर्टिनेंट क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहाँ पे बात कर रहा है एक सब्जेक्ट की, तो वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क व्हाई आर यू लीविंग, ये होल सोल पूरा मिला के एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो टू आस्क लगा है, ये टू आस्क के बाद में
एक सॉलिड रीज़न बता रहा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, और मैं अगर ये पूछूंगा तो क्या गलत होगा इसमें कोई भी चीज़। तो इस हिसाब से जो ये अंडरलाइन पार्ट है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ऑल्दो ये इसकी वजह से नहीं लगा है, पर फिर भी ये सही है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सेटिस्फाइड है इस वुड के लगने से। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 597 पे देखते हैं। वी हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। हमको ये पता होना चाहिए कि हम धीरे धीरे चीज़ों को अचीव करते हैं, एक साथ या एक ही रात में चीज़ों को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखो, वी हैव टू नो दैट, हमें जानना है ये चीज़। वी हैव टू नो दैट मतलब आपको जानने की इच्छा है, आप जानना चाहते हो। तो यार जब यहाँ पे चीज़ बताई जा रही है तो जानने की इच्छा से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कहना चाहिए हमको ये कंफर्म मालूम होना चाहिए कि हमको ग्रेजुअली या धीरे धीरे ही चीज़ें मतलब अचीव होती हैं, एक ही रात में कुछ नहीं हो जाता है ना। ये कंफर्म पता होना चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए हमेशा से बेटा हम क्या यूज़ करते आए हैं, मस्ट। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वी मस्ट नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। और ये फैक्ट भी है तो इसके साथ में मस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 598 आंसर करते चलिए, जितने भी लर्नर्स नहीं आंसर कर रहे हैं। राजेश एबिलिटी टू यूज़ द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। बढ़िया है, चलो देखते हैं 598 में क्या कह रहा है। राजेश एबिलिटी टू यूज़ द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। ठीक है, देखो यहाँ पे एबिलिटी जब भी होती है ना, हम जब एबिलिटी यूज़ करते हैं तो हम किसी की काबिलियत देखते हैं कि कितना कोई काबिल है, और काबिलियत देखने के लिए बेटा उसकी टेस्टिंग होती है। बिना टेस्ट का आप किसी की काबिलियत नहीं देख सकते। वो टेस्ट ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वो कैसा भी टेस्ट हो सकता है, बट बिना टेस्ट के आप उसकी काबिलियत नहीं देख सकते हो। तो एबिलिटी टू यूज़ नहीं होगा यहाँ पे होगा फेमिलियरिटी विद द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। यानी कि जितनी अच्छी लोकल लैंग्वेज वो जानता है, फेमिलियरिटी का मतलब है किसी भी चीज़ को जानना अच्छे से या फिर उसको अच्छे से समझ जाना, है ना, उसको बोलते हैं फेमिलियरिटी। जैसे बोलते हैं ना हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, यानी कि हमारा पूरा फैमिली उनको जानता है। यानी अगर सिर्फ आप किसी को जानते हो और किसी को पूरा फैमिली जानता हो आपका, तो कौन वाला ज़्यादा क्लोज माना जाएगा, जिसको आप ज़्यादा आपकी पूरी फैमिली जानती हो। तो वैसे ही फेमिलियरिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छे से उसको लोकल लैंग्वेज आती है। ये बात उसको सरप्राइज़ कर सकती है, ना कि एबिलिटी जो कि टेस्ट लेने जैसा मतलब देती है। राजेश नोइंग ऑफ द लोकल लैंग्वेज, नो हम हमेशा जनरली लोगों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर कोई बात अगर होती है तब हम यूज़ करते हैं। लैंग्वेज के साथ में नोइंग जनरली यूज़ नहीं होता है। राजेश कॉन्फिडेंस विद द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी, नहीं, कॉन्फिडेंस विद द लोकल लैंग्वेज नहीं होता है। कॉन्फिडेंस विद, यू फील कॉन्फिडेंट विद सम पीपल, है ना, तो विद द लोकल लैंग्वेज यहाँ पे करेक्ट मीनिंग दे नहीं पाएगा। तो इसलिए हो जाएगा राजेश फेमिलियरिटी विद द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 599। आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। अब देखो यहाँ पे दो बातें एक साथ हो रही हैं। ये सवाल बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझना। आई यूजुअली, डेली, रेयरली, सेल्डम, ये सारे शब्द क्या बताते हैं बेटा कि चीज़ें एक से ज़्यादा बार हो रही हैं। ठीक है, और इसके केस में हमेशा क्या लगाना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट टेक गलत हो गया ना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। इसमें हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो देखो डू नॉट टेक, ठीक है, डू नॉट टेक्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आई लगा हुआ है बेटा। आई के साथ में तो हमेशा वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। आई हैव नॉट टेकन का मतलब एक ही बार की बात हो गई यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आई डू नॉट टेक शुगर इन माई टी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आई यूजुअली डू नॉट टेक शुगर इन माई टी, 599 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 600। अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम आर फ्यूचर जनरेशंस विल सफ़र। ठीक है, unless they modify the system our future generations will suffer. Fine. अभी यहाँ पे जो बोल रहा है unless they modify the system, तो यहाँ पे
किसकी बात कर रहा है कि अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम आवर फ्यूचर जनरेशंस विल सफ़र। अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें तो पहला कह रहा है अनलेस द सिस्टम इज़ मॉडिफाइड आवर फ्यूचर जनरेशंस विल सफ़र। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो सिस्टम को मॉडिफाई करने की बात हो रही है ना। यहाँ पे दे देम ही शी इट जो लग रहा है ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के को डिनोट करने लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बता रहा है कि वो लोग ही ये सिस्टम को सिर्फ आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अननेसेसरीली हम यहाँ पे दे देम नहीं लगाते हैं। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अनलेस द सिस्टम इज़ मॉडिफाइड। सेकंड कह रहा है अनलेस द सिस्टम विल बी मॉडिफाइड, ये तो गलत हो गया है ना, अनलेस के साथ में विल भी नहीं लग पाएगा, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इफ़ द सिस्टम विल नॉट बी मॉडिफाइड, ये भी गड़बड़ हो गया। इफ़ द सिस्टम विल नॉट बी मॉडिफाइड का फ्रेज एक जो सेंटेंस का मीनिंग निकलता है वो गलत हो गया यहाँ से। अब देखो अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम, जब तक वो सिस्टम मॉडिफाई नहीं कर लेते। अब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता कि वो सांस नहीं लेंगे या वो चैन से नहीं बैठेंगे या वो खुश नहीं रह सकते तब सही होता है ना। तो दे लगना यहाँ पे गलत हो गया। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ये कह रहा है अनलेस द सिस्टम इज मॉडिफाइड आवर फ्यूचर जनरेशंस विल सफ़र। तो यहाँ पे दे लगना गलत हो गया बेटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए अगला देखा जाए जल्दी से। क्वेश्चन 601, वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। अब देखो येट मतलब अभी तक, ठीक है, येट हो गया तो क्या हो जाएगा इसका, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। अभी तक हमने ये मूवी नहीं देखी। 601 का बड़ा सिंपल है, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। 602 देखिए, द साइट ऑफ द लिजर्ड इज हेटफुल टू मी। अच्छा, हेटफुल का मतलब क्या होता है, बहुत अनप्लीजेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको खुशी ना दे, ठीक है। फिर आता है रिपल्शन, द साइट ऑफ लिजर्ड इज रिपल्शन टू मी। यार रिपल्शन एक नाउन हो गया है ना, बहुत डिसलाइक किसी चीज़ को करने वाला एक फील जो होता है उसको रिपल्शन बोलते हैं, ठीक है। जो भी द साइट ऑफ लिजर्ड इज रिपल्सिव होता तो माना जा सकता था, रिपल्शन नाउन हो गया, ये गड़बड़ हो गया। रिपल्सिव क्या हो सकता है, रिपल्सिव का मतलब होता है ऐसी फीलिंग आना कि आपको बहुत चीज़ कोई पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो रिपल्सिव हो सकता है इसका आंसर। फिर आता है रिपल्स, रिपल्स भी नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो गया ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 में से, या फिर ये जो हेटफुल लिखा है ये भी हो सकता है। तो हेटफुल और रिपल्सिव में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। अभी हेटफुल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत अनकाइंड हो जो है ना, या अनप्लीजेंट हो, देखने में बिल्कुल ख़राब हो। रिपल्सिव क्या होता है, रिपल्सिव का मतलब भी वही होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपके अंदर ऐसी भावना जगा रही हो। अब देखो हेटफुल का मतलब है पहले से ही जो चीज़ वैसी हो, आपके माइंड में ऐसा ही इमेज बना हुआ हो तो आप उसको नफ़रत करने लगो या फिर कोई रीज़न वो दे। अब रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया, आपने देखा तो आपको ऐसा लगा कि बहुत गंदा है वो, और फिर वहाँ पे तुरंत, रिपल्सिव का मतलब हो गया आपने देखा और आपको लगा कि ये तो कितना गंदा है और फिर एक ऐसी इमेज बन गई, ठीक है। हेटफुल मतलब पहले से ही इमेज थी जो प्री डिसाइडेड हो गया। तो हेटफुल यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे रिपल्सिव सही है, बिकॉज इंस्टेंटली देख के उसको अजीब सा लगने लगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो 603, ड्यूरिंग हिज लेंथी स्पीच ही डिड नॉट टच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। ठीक है, लेंदी स्पीच है भैया, ठीक है। ही डिड नॉट टच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। टच मतलब एग्जैक्टली फिजिकली टच कर देना, ये वाला बात यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है। टच यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहीं पे ऑप्शन में है। टचअप का मतलब होता है किसी को फाइनल पॉलिश करना, जैसे टचअप मान लीजिए किसी ने मेकअप किया है और उसका कुछ भी एक पोर्शन रह गया तो वहाँ पे फाइनली उसको एक टचअप देते हैं ताकि वो परफेक्ट हो जाए, उसको टचअप बोलते हैं। टच ऑन, टचअप ऑन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से ना समझा पाना या फिर पूरी तरह से ना कवर कर पाना। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया को पूरी तरह से नहीं कवर कर पाया, अपनी लेंदी स्पीच में भी वो सेंट्रल आइडिया को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाया, यही बात यहाँ पे होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एज दी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो 604 देखो, ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम्स बैक। इसमें तो एकदम नष्ट कर दिया सेंटेंस को, मतलब इंग्लिश की एकदम जो एक अस्तित्व होता है वही समाप्त हो गया। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो मतलब एकदम आपने इंग्लिश का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। व्हेन ही इज कम्स बैक, कोई लॉजिक ही नहीं है इस सेंटेंस का। तो व्हेन ही कम्स बैक हो सकता था, व्हेन ही इज कमिंग बैक। अगर इसमें से कोई भी एक सेंटेंस होता तो एटलीस्ट ये सेंटेंस बन पाता है ना। यहाँ पे सेंटेंस ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं इसको सही सोचने का भी। तो क्या हो सकता है, ही विल रिवाइज व्हेन ही कम बैक, ये भी कुछ गड़बड़ है। ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, थर्ड कह रहा है व्हेन ही केम बैक।
तो 604 का बताइए जल्दी से कौन सा हो सकता है। व्हेन ही कम बैक तो गलत हो गया क्योंकि ही के साथ में कम्स लगना चाहिए, ठीक है। थर्ड कह रहा है व्हेन ही केम बैक, ही विल रिवाइज इट, वो रिवाइज करेगा जब वो आया था। क्या थर्ड ऑप्शन लॉजिक है? बिल्कुल इलॉजिकल है, मतलब बेवकूफ़ी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है। वो रिवाइज करेगा यानी कि फ्यूचर, और जब वो आया था यानी कि पास्ट। फ्यूचर के साथ में पास्ट लग सकता है? बिल्कुल, ज़िंदगी में कभी ऐसा काम मत करना। ऑन कमिंग बैक यानी कि जब वो वापस आएगा तो उसको रिवाइज करेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे देखो 605, द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट। अब देखो डिड नॉट गिव यहाँ पे भाई साहब ने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है सही आंसर, देखो जल्दी से देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं कि डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा आप समझ रहे हो। अगर कोई टीचर होता है और ये स्टूडेंट है, ठीक है, अब टीचर पेपर देगा और स्टूडेंट पेपर लेगा, समझ में आ रही है आपको बात। एग्जामिनेशन पेपर जो होगा वो टीचर देगा बना के और स्टूडेंट क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा, यानी कि स्टूडेंट लेगा। तो गिव वाला जो होता है ना, ये टीचर के काम होते हैं, गिव वाला टीचर का काम होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन की बात हो रही है, तो गिव इनके केस में गलत हो गया बेटा। स्टूडेंट हमेशा टेक करता है एग्जाम को और टीचर क्या करता है, गिव करता है। तो यहाँ पे गिव नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये गलत है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे टेक वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर देखते हैं कुछ और होना चाहिए। डिड नॉट राइट, नहीं, लिखने वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। अभी एग्ज़ाम नहीं लिखते हो आप बेटा, पेपर कॉपी पे आप जो सब्जेक्ट होता है उसकी बातें लिखते हो, समझ में आ रहा है। तो डिड नॉट राइट द एग्जामिनेशन नहीं होता है। सेकंड क्या है, डिड नॉट सिट फॉर, एग्जामिनेशन के ना बैठना यानी कि इनरोल ना होना, एग्जामिनेशन हॉल में ना आना, इसको बोलते हैं डू नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। डिड नॉट शो अप फॉर यानी कि कहीं भी दिखना ही ना, ऐसा नहीं होगा, कहीं पे भी ना दिखें एग्जामिनेशन में, प्रोटेस्ट में। तो प्रोटेस्ट है तो डेफिनेटली दिखेंगे लेकिन एग्जाम के लिए नहीं बैठेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। समझ में आ रहा है। अगला देखो कह रहा है 606 में, शी वॉज केप्ट फ्रॉम हर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ हर लॉकेशियस रूममेट। अब इसका क्या हो सकता है जल्दी से देखो। लॉकेशियस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा ही कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसको लॉकेशियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉइज़ी क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला। नॉइज़ी मतलब बहुत ज़्यादा जो शोर मचाता हो। सेकंड क्या होता लिखा है, इरिटेटिंग। इरिटेटिंग मतलब तो मालूम ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसको बताने में। इरिटेटिंग मतलब जो आपको बहुत परेशान करे। टॉकेटिव मतलब बहुत बातूनी, है ना। टॉकेटिव और लॉकेशियस में अंतर क्या होता है, लॉकेशियस वो होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, है ना, जब कन्वर्सेशन हो तब। ध्यान से देखना, जब कन्वर्सेशन यानी कि दोनों लोग बोल रहे हों तब ये बहुत ज़्यादा बात करता हो, वो हो गया लॉकेशियस। टॉकेटिव क्या होता है, जो खुद ही बड़बड़ बड़बड़ करता रहे। बात समझ में आ रही दोनों में। तो यहाँ पे शी वॉज केप्ट फ्रॉम हर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ हर टॉकेटिव रूममेट। लॉकेशियस में तो दोनों लोग बतियाएंगे ना, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। टॉकेटिव लगा दोगे आप, यानी कि वो जो रूममेट है वो खुद ही बोलती रहती है, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है बार बार। क्लियर है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 607, जेम्स एपिटोमाइजेज एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी। एपिटोमाइजेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत शिखर पे ले जाना, है ना, शिखर पे ले जाना। तो लीडर का काम बेटा क्या होता है, लीडर का काम होता है किसी भी चीज़ को एक बहुत अच्छी तरह से कर देना, जितना भी परफेक्शन हो पाए उतना परफेक्शन उसको कर देना। तो उसमें कोई गलती यहाँ पे नहीं है। एपिटोमाइजेस का मतलब बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया आपका, शिखर पे ले जाना या किसी काम को एकदम परफेक्शन से करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फटाफट देते चलो आंसर को। 608 कह रहा द बिजनेस मैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, है ना। हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे शायद लिखने में, तब भी देख लो, मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैं हार नहीं मान रहा। यहाँ पे है क्रमशः, जितनी हिंदी आती है उतनी तो लिख के दिखाई दे रहा हूँ। क्रमशः यहाँ पे सही है। क्रमशः का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि 3 4 2 8 1, इतने एक स्टूडेंट है, उसका नंबर है 3, एक का 4, एक का 2, एक का 8, एक का 1। मैंने बोला आप लोग रिस्पेक्टिवली बैठ जाइए, तो सबसे पहले कौन बैठेगा, पहले 1 फिर 3 फिर 2, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 8, इस तरह से ये लोग बैठ जाएंगे। समझ में आ गया। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। अब यहाँ पे क्या होगा, द बिजनेस मैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। क्या हो जाएगा 608 का, रिस्पेक्टफुली जो शब्द होता है वो हो जाएगा यहाँ पे आंसर। समझ में आ रहा है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिना किसी डाउट का। चलो 609, द ओल्ड मैन इज़ एडिक्टेड टू सिंगिंग। बहुत बढ़िया। ओल्ड मैन जो है उनको नशा है किस चीज़ का? सिंगिंग का। देखो एडिक्टेड बेटा हमेशा नेगेटिव चीज़ में यूज़ होता है ना, तो यहाँ पे एडिक्टेड टू सिंगिंग नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि सिंगिंग एक नशा नहीं है। नशा का मतलब आप समझ रहे हो, नशा पॉजिटिव सेंस वाला नशा नहीं, जैसे आप सिगरेट का नशा होता है, चरस गांजे का नशा होता है, वैसा वाला नशा की बात जब होगी तो यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिखाई जा रही है। ऑल्दो नशा है, सिंगिंग एक म्यूज़िक एक नशा है, बट स्टिल एक नेगेटिव नशा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉन्ड ऑफ। यहाँ पे जो होता है फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ करने में जब आपको मज़ा आए, तो यानी कि उसको बोलते हैं इज़ फॉन्ड ऑफ। तो द ओल्ड मैन इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ठीक है। इज़ यूज्ड टू सिंगिंग का मतलब क्या है? उनकी हैबिट है। फॉन्ड ऑफ का मतलब उनको बहुत मज़ा आता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगिंग वाली चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहेगी। द ओल्ड मैन लाइक सिंगिंग मतलब नहीं, यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करनी हो तो इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग यानी कि उनको बहुत मज़ा आता है, वो रोज़ करते हैं और गाना उनको बहुत पसंद भी है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फाइन। चलो अगला देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 610, वी वर नॉट यूज्ड टू गेट अप अर्ली। अच्छा देखो, जब भी हम यूज्ड टू लगाते हैं बेटा, जब भी हम यूज्ड टू लगाते हैं, इसके बाद इसके पहले अगर इज़ एम आर वॉज वर आया होता है, जब भी यूज्ड टू लगता है उसके पहले अगर इज़ एम आर वॉज वर में से कुछ आया होता है, जैसे यहाँ पे वर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या आंसर में लगाते हैं? हमेशा यूज्ड टू के बाद जो वर्ब होती है उसको हम आई रखते हैं। अगर यूज्ड टू के पहले इज़ एम आर वॉज वर में से कुछ आया है तो यूज्ड टू के बाद वाली वर्ब क्या रखते हैं बेटा? आई। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूज्ड टू गेटिंग अप। यूज्ड टू गेटिंग अप ये सही है, ठीक है। वी वर नॉट गेटिंग अप ये तो एकदम ही नहीं हो पाएगा। वी वर नॉट यूज्ड टू बी अप मतलब नहीं है यूज्ड टू गेटिंग अप। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर लाइफ इज़ टू बी हम्बल। फाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होता है हमेशा, एस्पेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं बेटा? ऑफ हमेशा। ये प्रपोजिशन का रूल भी आप याद रख सकते हो। एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जब भी इसके बाद में एक सब्जेक्ट दिया होगा, जैसे यहाँ पे लाइफ है सब्जेक्ट, तो उसके पहले क्या लगेगा? ऑफ। ये एक रूल है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ टू बी हम्बल। आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 611 का 612, अ ग्रुप ऑफ फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। यार फिश का ग्रुप थोड़ी होता है, मतलब जैसे लड़के होते हैं, है ना, 4-5 लौंडे हैं उनका ग्रुप बन गया, तो ऐसा नहीं होता यार कि मछलियाँ भी कहें आओ भाई आओ सखी चलें कहीं घूमने, या फिर आओ दोस्तों चलते हैं घूमने, चाय पे चलते हैं, या फिर मछलियाँ कहें कि आओ चलो चलते हैं कहीं पे घूम घाम के आते हैं, नूडल्स खा के आते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनके साथ में दो वर्ड यूज़ होते हैं। एक तो होता है शोल ऑफ फिश, SHOAL, शोल ऑफ फिश होता है। एक होता है स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। स्कूल या फिर शोल। स्कूल वही वाला स्कूल जिसमें आप पढ़ के अभी तक आ रहे हो, यानी कि जिसमें 12th तक किया है ना, वही वाला स्कूल है, इसकी स्पेलिंग अलग नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्कूल ऑफ फिश, क्योंकि यहाँ पे शोल तो दिया ही नहीं है। स्वाम बेटा मधुमक्खियों के लिए होता है, या फिर इंसानों के लिए भी आप कह सकते हो, जहाँ पे भी झुंड होता है। स्वाम नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कलेक्शन तो चीज़ों का होता है, ठीक है। मछली भी एक चीज़ है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का कलेक्शन होता है, जैसे एक्सेसरीज का कलेक्शन हो गया, स्टैम्प्स का कलेक्शन हो गया, ऐसे। स्कूल क्या होता है? मछलियों के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एज दी आंसर। क्लियर? तो चलो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और जल्दी ही क्वारंटाइन खत्म हो जाए ऐसा होप करो अपने दिमाग में, और कॉन्फिडेंस के साथ में सवालों को प्रैक्टिस किया करो। इसका PDF आपको मिल जाएगा योर क्लासेस के टेलीग्राम पेज पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सवालों को बस यहाँ से देख के नई चीज़ें जो बताया करो उनको सीखा करो। और वीडियो खत्म करने के पहले ये 3 इंपॉर्टेंट काम, इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।